तो देखिए हमारी पोएम का टाइटल यानी पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ की धूल। और इस पोएम के पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आप लोगों ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम तो सुना ही होगा। कहाँ? क्लास 9th में। इनकी एक पोएम थी, बहुत ही फेमस पोएम, जिसका नाम था द रोड नॉट टेकन। तो आप लोगों ने उस पोएम को बेहतरीन तरीके से समझा था। ठीक है, तो अब हम लोग इनकी एक और पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, इसको भी बेहतरीन तरीके से समझते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ये हमारे फर्स्ट लेसन की ये हमारी फर्स्ट पोएम है। तो आइए जल्दी से समझ लेते हैं डस्ट ऑफ स्नो पोएम को। और देखिए थोड़ा सा मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में भी बता देता हूं। तो ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं ये अमेरिकन पोएट हैं। कहाँ के पोएट हैं? ये पोएट हैं भैया अमेरिका के। ठीक है, तो अमेरिकन पोएट हैं और अमेरिका के बहुत ही फेमस पोएट हैं। और इनका जो जन्म है वो 1874 में हुआ था, यानी कि 1874 में हुआ था। यानी कि ये बहुत ही पुराने पोएट हैं लेकिन बहुत ही फेमस पोएट हैं। ठीक है, तो इतनी जानकारी इनके बारे में आपके लिए बहुत ही अच्छी है। अब देखिए जैसे कि हमारी पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, तो आप लोगों ने इसके पहले पोएम पढ़ ली हैं तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया होगा कि जो पोएम की पहली 4 लाइनें होती हैं और अगली जो 4 लाइनें जो होती हैं उनको पोएम का स्टेंजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोएम का स्टेंजा। तो इसमें 4 लाइनों के 2 ग्रुप हैं, यानी कि पहला और दूसरा। इसलिए ये जो हमारी पोएम है कितने स्टेंजा में दी गई है? 2 स्टेंजा में। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि पोएम की 4 जो लाइनें होती हैं उनको क्या बोल देते हैं? स्टेंजा। ठीक, तो अब हम इन पोएम को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो किसी भी पोएम को या किसी भी चैप्टर को समझने से पहले हम उसका एक थीम देखते हैं कि ये एक्चुअल में पोएम है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कभी हमसे क्या कहना चाहता है। तो देखिए इस पोएम का जो थीम है आप लोग इसको ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। तो पोएम का भाई साहब जो थीम है यानी कि पोएम का जो सेट है वो किस चीज़ पर सेट है? तो देखिए जरा ध्यान से समझिए। यहाँ पर जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो क्या करते हैं? वो बहुत ही दुखी और निराश हैं। ध्यान से सुनिए, जो पोएट हैं वो बहुत ही दुखी, उदास और निराश हैं और उनका लगभग सारा दिन बर्बाद हो गया है। और वह एक हेमलॉक के पेड़ के नीचे या तो बैठे हुए हैं या फिर हेमलॉक पेड़ के नीचे से गुजरते हुए जा रहे हैं। और ये जो हेमलॉक पेड़ है ये एक जहरीला पौधा होता है, ठीक है, जिसमें छोटे छोटे फल लगे होते हैं और इसके वाइट कलर के फूल होते हैं। तो ये बर्फीले इलाकों में पाया जाता है ये जहरीला पौधा। और उस पेड़ के ऊपर एक कौवा भी बैठा हुआ है और उसी पेड़ के नीचे से कभी बड़े अपने उदास मन से या तो बैठे हुए हैं या वहां से जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए इतने में क्या होता है। अब आपने थीम समझ लिया तो आपको ध्यान में आ गया होगा कि पोएम अब कहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो कैसा थीम है कि पोएट हैं बिल्कुल उदास हैं और उनका दिन लगभग बर्बाद सा हो गया है। वो एक हेमलॉक पेड़ के नीचे या तो बैठे हुए हैं या उसके नीचे से चले जा रहे हैं। और ये हेमलॉक ट्री का पेड़ है वो बर्फीले इलाकों में पाया जाता है और उस पर एक कौवा बैठा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए कवि के साथ में क्या होता है। तो आइए पढ़ते हैं अब फर्स्ट स्टेंजा को। तो लिखा हुआ है द वे a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। तो यहाँ पर देखिए कवि कहता है कि एक कौवे ने जैसे ही हेमलॉक के ट्री से यानी कि जो जहरीला पेड़ है हेमलॉक का पेड़ उसके ऊपर से एक डाली को हिलाया या एक डाली को झटका दिया और उस झटके से उस पेड़ पर जमी हुई उस डाली पर जमी हुई बर्फ़ की कुछ छोटे छोटे कण हैं जो कि डस्ट यानी कि धूल के समान हैं, वो कवि के ऊपर गिर गए। ठीक है, तो अब देखिए इन लाइनों में कवि का कहने का क्या मतलब है। यहाँ पर एक छोटी सी घटना है कि एक कौवा है जो कि नेगेटिविटी माना जाता है, कवि को अशुभ कौवे को अशुभ माना जाता है जो कि एक पेड़ पर बैठा हुआ है हेमलॉक के। और जो हेमलॉक पेड़ है वो एक विषैला पेड़ है, जहरीला पौधा है। तो ये दोनों चीज़ें नेगेटिविटी को दर्शाती हैं। अब जैसे ही जो कौवा है उस पेड़ की डाली को हिलाता है या वहाँ से उड़कर जाता है तो जो उस पेड़ की डाली पर जो बर्फ़ जमी हुई होती है वो कवि के ऊपर गिरती है। ठीक है, ये हमारी 4 लाइनों का मतलब हो गया।
अब देखते हैं हम लोग आगे सेकंड स्टेंजा। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो यहाँ पर देखिए कवि क्या कहना चाहता है कि इस घटना ने मेरे दिल की या मेरे पूरे शरीर की जो उदासी है, बेचैनी है, उसको दूर कर दिया और उस दिन के एक हिस्से को बचा लिया जिसे मैं पहले ही दुख के साथ बर्बाद कर मान चुका था। यानी कभी पहले से उदास था ना, और लगभग उसका दिन पूरा बर्बाद हो गया था। तो कवि कहता है कि जो मैंने ऐसा मान लिया था कि मेरा दिन पूरा का पूरा बर्बाद हो गया है उदासी में, तो अब वो दिन है कवि का वो बच गया है। यानी कि कवि का मूड है वो ठीक हो गया है, अब कवि है वो खुश हो गए हैं। ठीक है, तो कवि का मन पहले उदास था और शायद इस बात से परेशान या नाराज था, लेकिन एक छोटी सी प्राकृतिक घटना जैसे कि कौवे द्वारा हेमलॉक ट्री जो कि जहरीला पेड़ है उस पर बर्फ के टुकड़ों का कवि के ऊपर गिराना, इस बात ने कवि के मूड को चेंज कर दिया और कवि के एक दिन के हिस्से को बेहतर बना दिया। तो ये तो हो गया कविता का मतलब मेन भाव, जो कविता का मतलब मुख्य जो लाइनों का मतलब है वो। अब देख लीजिए इनका डीप मीनिंग, यानी कि कवि जो है वो हमें क्या कहना चाहता है। तो इन लाइन्सों का डीप मीनिंग या इस पोएम का डीप मीनिंग समझ लीजिए क्या है। तो इस पोएम में जो पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो हमें ये कहना चाहते हैं कि कभी कभी हमारी लाइफ में छोटी सी छोटी जो घटना होती है वो भी हमारे मूड को, हमारे मन को पूरी तरीके से बदल देती है। और जो नेगेटिव चीज़ें होती है नेचर में, जैसे कि इस पोएम में कौवा था और हेमलॉक ट्री जो कि दोनों ही नेगेटिविटी को दर्शाते हैं, लेकिन फिर भी इन नेगेटिव चीज़ों ने कवि के मूड को चेंज कर दिया, खुश कर दिया। यानी कि जो नेचर में कोई बुरी चीज़ें होती हैं वो हमेशा ही बुरी नहीं होती हैं, वो कभी कभी पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मकता को भी लाती हैं और हमें एक आशा से भर देती हैं। ठीक है, तो यही इस कविता का मेन डीप मीनिंग है। ठीक है, यानी कि जो छोटी सी छोटी घटना होती है, पहला तो क्या है कि जो छोटी सी छोटी घटना होती है वो भी हमारे मूड को चेंज कर देती है। और दूसरी जो इसकी मेन बात है वो ये है कि जो नेचर में जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी कभी कभी हमारे लिए पॉजिटिविटी को ले आती हैं, यानी कि हमारे मूड को चेंज कर देती हैं। ठीक है, तो ये इस पोएम का क्या है पूरा का पूरा डीप मीनिंग। ठीक है, तो आप लोग इन दोनों बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक, अब इस पोएम में और क्या समझ लेते हैं। तो अब इस पोएम में आप लोगों को समझना है पोएटिक डिवाइस। क्या समझना है बच्चों? पोएटिक डिवाइस। अरे सर ये क्या होता है? पोएटिक डिवाइस आप लोगों ने पहले तो सुना ही होगा। ठीक है, तो पोएटिक डिवाइस का मतलब होता है काव्य सौंदर्य। क्या होता है? काव्य सौंदर्य। ठीक है, पोएटिक डिवाइस का मतलब होता है काव्य सौंदर्य। जैसे वो पोएम होती है ना हिंदी वाली कविता रचनाएं, तो उनमें होता है ना काव्य सौंदर्य, ऐसे ही इंग्लिश में भी होता है काव्य सौंदर्य। तो उसी की बात करते हैं। ठीक है, काव्य सौंदर्य में यहाँ पर पहली बात तो हमारे पास में क्या आई, देखिए जरा। पहली बात तो हमारे पास में यहाँ पर आई क्या? मेटाफर का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है? मेटाफर का। तो आप लोग मेटाफर तो जानते ही होंगे। मेटाफर का मतलब क्या होता है? मेटाफर का यहाँ पर मतलब होता है रूपक। ठीक है, क्या होता है? रूपक। तो देखिए मेटाफर एक ऐसी डिवाइस होती है या एक ऐसी युक्ति होती है जो दो वस्तुओं की तुलना या दो वस्तुओं के विचारों की तुलना करती है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 10 ऑफ स्नो है। क्या है यहाँ पर? ये जो 10 ऑफ स्नो है इसका मीनिंग तो है बर्फ़ की धूल, लेकिन इसका जो डीप मीनिंग है या जो दूसरा मीनिंग है वो क्या है? 10 ऑफ स्नो का दूसरा मीनिंग है पॉजिटिव चेंज। क्या है? पॉजिटिव चेंज। ठीक है, क्या है दूसरा मीनिंग? पॉजिटिव चेंज। तो 10 ऑफ स्नो का एक मीनिंग तो हो गया बर्फ की धूल और दूसरा मीनिंग है इसका पॉजिटिव चेंज। तो ये इसका यानी कि सकारात्मक बदलाव, तो इसका दूसरा मीनिंग है। तो ऐसे को बोलते हैं मेटाफर, यानी कि जो किसी से तुलना करते हैं। ठीक है, अब दूसरा इसमें क्या है? तो दूसरा है इसमें देख लेते हैं ऑल्ट्रेशन। क्या देख लेते हैं? तो एलिट्रेशन देख लेते हैं भैया। एलिटेरेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार। क्या होता है? अब ये तो आप लोगों ने पढ़े ही है ना हिंदी में, अनुप्रास अलंकार।
तो देखिए अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, जहाँ पर एक ही वर्ड बार बार आता है या एक ही शब्द बार बार आता है तो वहाँ से उस काव्य की सौंदर्यता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इस पोएम में देखिए क्या क्या कौन कौन सा जो वर्ड है वो ज़्यादा बार आया है। तो देखिए ज़रा इस पोएम में कौन सा वर्ड है वो ज़्यादा बार आया है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए मूड का डी, एंड का डी, ठीक है, और ये रूड का डी, यानी कि ये डी डी है वो बहुत ही यहाँ पर ज़्यादा बार आ रहा है। यानी कि इसका जो एलिट्रेशन हो गया वो क्या हो गया डी, यानी कि काव्य सौंदर्य में अनुप्रास अलंकार क्या हो गया इसका डी। एक वर्ड है वो यहाँ पर, एक लेटर है वो यहाँ पर बार बार आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी देख लीजिए डी। ठीक, तो ऐसे हम लोग इसको देखते हैं। ठीक, अब देखिए एक और इसमें क्या चीज़ है तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तीसरी चीज़ है इसमें क्या भाई साहब अपना राइम स्कीम। तो देखिए राइम स्कीम में क्या होता है, ये राइम स्कीम तो आप लोगों को पता ही होगी। ठीक है, तो राइम स्कीम का मतलब होता है तुकबंदी योजना। तुक कैसे बन रही है, तो देखिए जरा तुकबंदी योजना को हम लोग इस कलर से समझते हैं। देखो जरा यहाँ पर क्या है क्रो, तो एक प्रकार का साउंड हो गया तो इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, और मी तो ये भी साउंड अलग है तो इसको दे देता हूँ बी। लेकिन स्नो और क्रो एक ही है तो इसको दे देता हूँ मैं ए, और मी और ट्री दोनों हैं एक ही तो इसको नाम दे देता हूँ ए। तो फर्स्ट स्टेंजा का जो हमारा राइम स्कीम बना वो क्या बना, तो देखिए ए बी ए और ये यहाँ पर क्या है बी। ठीक है, ए बी ये इसका बन गया। अब देख लीजिए यहाँ पर हर्ट, तो क्रो मी स्नो ट्री से हर्ट बिल्कुल अलग है ना तो इसको नाम दे दीजिए सी। ठीक है, मूड तो ये भी बिल्कुल अलग है डी, लेकिन हर्ट और ये देखिए पार्ट तो ये एक जैसा है तो ये हो जाएगा सी। रूड और मूड तो ये दोनों एक जैसे हैं तो डी। तो ये इसका सेकंड स्टेंजा का जो राइम स्कीम बना वो कैसा बना सी डी। तो इस प्रकार से हम किसी भी पोएम का राइम स्कीम देखते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई लास्ट लेटर को लेते हैं, ठीक है, लास्ट वर्ड को लेते हैं और उसको पढ़ते हैं तो जैसा साउंड आता है उसको एक नाम दे देते हैं, फिर अगर उसी के जैसा आए तो वही नाम, और अलग नाम आए तो फिर अलग दे देते हैं। यानी कि अलग साउंड आए तो अलग दे देते हैं, लेकिन एक सा साउंड बजे तो उसको क्या कर देते हैं एक जैसा नाम दे देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर दिया है क्रो फिर मी तो अलग अलग, लेकिन क्रो और सुनो एक साथ तो ए, और मी और ट्री तो बी एक जैसा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी पोएम का राइम स्कीम ढूंढते हैं। तो यहाँ पर पोएम का राइम स्कीम क्या हो गया तो देख लीजिए वो हो गया ए बी और सी डी, ये इसका राइम स्कीम हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग किसी भी पोएम को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो आप लोगों ने 10 टॉप सुनो पोएम को बेहतरीन तरीके से यहाँ पर समझ लिया है। ठीक है, ये हेमलॉक ट्री का यहाँ पर मीनिंग लिखा हुआ है, ए पॉइजनस प्लांट यानी कि ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स, एक जहरीला पौधा जिसमें सफ़ेद फूल होते हैं। ये रूड का मीनिंग लिखा हुआ है रिग्रेट यानी कि पछतावा में रहना या पछतावा करना। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या दिए गए इस पोएम के क्वेश्चन आंसर। तो इस पोएम के क्वेश्चन आंसर मैं बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा और इस पोएम के अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए कि मुझे इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए। ठीक है, तो मैं जल्दी आप लोगों को बना कर दूंगा और मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट पोएम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।